क्या हुआ शिखा, तुमने अपना मुंह क्यों बनाया हुआ है? रहने दो आप अभय जी, आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है और आप मुझे ऐसे जताते हो जैसे आपको मेरी बहुत परवाह है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अरे बाबा, क्या हुआ बताओ तो। अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा, हमारी शादी हो गई है और हम अभी तक अपने हनीमून पर भी नहीं गए। अच्छा ये बात है। एक तरफ अभय और शिखा अपने हनीमून की बातें कर रहे थे तो दूसरी तरफ अजय और गीता के बीच भी इसी बात पर लड़ाई चल रही थी। ठीक है मेरी जान, मुझे बताओ तो तुम्हें कहाँ जाना है हनीमून पर? हम अपने हनीमून पर गोवा चलेंगे और मैंने शिखा से भी बात कर ली है, उन्हें भी गोवा ही जाना है। अच्छा, क्या बात है। देवरानी जेठानी ने तो पहले से ही सारा सलाह मशवरा कर रखा है, हाँ? एक काम करता हूँ, फिर मैं फ्लाइट्स की टिकट बुक कर लेता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम गोवा फ्लाइट से नहीं बल्कि ट्रेन से जाना चाहते हैं। ट्रेन से? खैर अब क्या ही कर सकते हैं, जब बीवी ने ऑर्डर दे दिया तो मानना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, मैं काम करता हूँ, कल मैं ट्रेन की सबके लिए टिकट्स बुक कर देता हूँ। इसके बाद अजय गोवा के लिए कल की ट्रेन बुक कर देता है। दरअसल अजय और अभय दोनों भाई थे, उन दोनों की शादी एक ही दिन पहले हुई थी और उनकी पत्नियों ने गोवा जाने का मन बना लिया था। फिर क्या था, अगले ही दिन दोनों देवरानी जेठानी और अजय और अभय रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन आने का इंतजार कर रहे होते हैं। गीता दीदी, गोवा में तो बहुत ही मजा आने वाला है ना? हाँ हाँ बिल्कुल देवरानी जी, वैसे भी हम दोनों ने पहले से ही सरोजनी से बहुत सारे वेस्टर्न कपड़े खरीद लिए हैं, वहाँ जाकर हम उन्हें पहनकर ट्राई करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, अब जब हम दिल्ली में रहते हैं तो सरोजनी के सस्ते कपड़ों का फायदा भी ना उठाए। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी कुछ देर बाद ट्रेन आ जाती है और वो सभी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और अपने अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। अभय जी, अब आएगा सफर का मजा, जब ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चलने लगेगी। हाँ ये बात तो बिल्कुल 100% सच है। वैसे भी ट्रेन का सफर सबसे मजेदार सफर माना जाता है। वैसे क्यों ना हम अपने इस सफर को थोड़ा और भी मजेदार बनाएं? गीता, भला हम अपने सफर को और मजेदार कैसे बना सकते हैं यार? अब क्या हम यहाँ पर भांगड़ा करके दिखाएं? हाँ हाँ वो भी कर सकते हैं, और अब अंताक्षरी भी खेल सकते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है, फिर सबसे पहले मैं ही कुछ गाकर सुना देती हूँ। तुझको ले जाऊंगी मैं खींच के गोवा वाले बीच पे, गोवा वाले बीच पे, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के गोवा वाले बीच पे। वाह लाजवाब दीदी, अब आप ये सुनिए। सुन बाबा सुन, प्यार की धुन हो, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन, सुन सहवा सुन, प्यार की धुन। अच्छा जी, ये बात। फिर आप ये सुनो। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। वही 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 वही, तेरे मेरे प्यार के इस बारात का खुदा गवाह, खुदा गवाह है। बहुत खूब शिखा, बहुत खूब शिखा। और अभय जी, अब कुछ अजय जी आप भी सुना दीजिए। अच्छा ये बात, तो ये सुनो। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो, कोई शिकवा अगर हो, कोई शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। जहाँ मैंने भी प्यार किया है। सच में मजा आ गया अंताक्षरी खेल के। हाँ सच्ची में। अभी शिखा इतना कह ही रही होती है कि तभी उसके कंपार्टमेंट में एक बूढ़ी अम्मा आ जाती है, जिनके हाथों में लड्डू का एक डब्बा होता है। बेटा ये लो, माँ वैष्णो जी का प्रसाद है। मुझे जितना बन पाया मैंने उतना तो बांट दिया, जैसे तैसे यहाँ तक पहुँची हूँ। ये लो बेटा, तुम भी माता रानी का प्रसाद ले लो। हाँ हाँ अम्मा, क्यों नहीं। ऐसा कहकर अभय और बाकी लोग भी लड्डू ले लेते हैं। ठीक है बेटा, इसे तुम जरूर खा लेना, नहीं तो माता रानी नाराज हो जाएंगी।
हाँ हाँ अम्मा बिल्कुल। ऐसा कहकर अजय तो उसी वक्त उस लड्डू को खा लेता है। इस तरह उन्हें लड्डू खाता देखकर वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। शिखा, मुझे कुछ ठीक नहीं लगी वो अम्मा। अरे गीता तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। देखो मैंने तो खा लिया है, बाकी लोगों ने भी खा लिया है, किसी को तो कुछ नहीं हुआ, इसलिए फिजूल का इतना सोचना बंद कर दो यार। हाँ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सिर्फ एक प्रसाद है और कुछ भी नहीं है। अब है जी, जब दीदी इतना कह रही है तो आप कुछ देर तक तो रुक ही सकते हैं। जेठ जी ने तो अपना लड्डू खा लिया। ठीक है बाबा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ऐसे ही कुछ देर और बीत जाता है और ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से चल रही थी। कुछ ही देर में पूरी ट्रेन मानो खामोश सी हो गई थी। हर इंसान को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही गहरी नींद में सो गया। ठीक अजय भी बहुत गहरी नींद में सो रहा था। तभी उन्हें वो बूढ़ी अम्मा कुछ और लोगों के साथ वापस आते हुए दिखती है। गीता देखती है कि वो ट्रेन में सफर कर रहे पैसेंजरों के सामानों को चुरा रही थी, जैसे कि कीमती सोने चांदी के सामान, मोबाइल वगैरह इत्यादि। मैंने कहा था ना अभय जी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो बुढ़िया अम्मा कोई प्रसाद हमें देकर नहीं गई, बल्कि वो नींद वाली लड्डू थी, जिसे खाकर ट्रेन में पैसेंजर नींद के आगोश में आ गए हैं। आप अजय जी को भी देख लीजिए, उन्हें भी होश नहीं है। हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हैं, हमें कुछ करना चाहिए। पर हम क्या कर सकते हैं? देवर जी, आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले यहाँ से निकलिए और ट्रेन के आरपीएफ वालों को कांटेक्ट कीजिए। साथ ही ट्रेन में मौजूद टीटी अफसर को भी इस ट्रेन में हो रहे लूटपाट के बारे में इन्फॉर्म कर देना। अब आप जाइए जल्दी से यहाँ से। पर भाभी, आप दोनों को मैं ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अभय जी, आप हम दोनों की फिक्र मत कीजिए, हम दोनों सही सलामत रहेंगे। अब आप जाइए, समय बहुत कम है। शिखा और गीता के इस तरह से कहने पर अभय वहाँ से मदद लेने के लिए निकल जाता है। वहीं कुछ देर बाद वो बूढ़ी अम्मा गीता और शिखा के केबिन में भी आ जाती है। अरे बेटी, तुम अभी तक जागी हो? हाँ अम्मा जी। वैसे बेटिया, तुम दोनों ने प्रसाद खा लिया था ना? हाँ हाँ अम्मा, भला माता रानी का प्रसाद हम कैसे छोड़ सकते हैं। खैर, मैं आपको बता दूं कि मुझे अब बहुत तेज नींद आने लगी है। पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, नींद तो मुझे भी आ रही है, पर इस तरह सामान को छोड़कर कैसे सो सकते हैं। अरे बेटिया, अगर ऐसी बात है तब तो मैं यहीं पर बैठी हूँ, तुम दोनों सो जाओ। वैसे भी अब मुझे नींद कहाँ आती है, अब मेरी उम्र हो चली है ना। अगर ऐसी बात है तो ठीक है अम्मा जी, हम दोनों सो रहे हैं, आप बस थोड़ा सा सामान का ध्यान रखिएगा। और वैसे भी कुछ देर में अभय जी आ ही जाएंगे, वो जस्ट बाथरूम गए हैं। ऐसा कहकर गीता और शिखा सोने का नाटक करने लगती है। वो बुढ़िया भी उन दोनों के सोने का इंतजार कर रही होती है। जब उसे लगता है कि गीता और शिखा दोनों सो गई हैं, तो वो अपने दोनों बेटों को बुलाती है और उनसे कहती है, अरे मूर्खो, जल्दी करो, ये सो गई है। और वैसे भी अब लड्डू का असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, बस आधे घंटे से ज्यादा कोई भी गहरी नींद में नहीं सो सकता। इसीलिए ये लास्ट कंपार्टमेंट है, इसे लूटकर हम अगले स्टेशन पर उतरकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। ठीक है माँ। माँ, वैसे सच बताऊं तो आज हमने बहुत सारा माल लूट लिया है। हाँ हाँ, ये बात तो है। चलो जल्दी करो, कहीं वो लड़का यहाँ आ गया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। पता नहीं उसने लड्डू खाया है या नहीं। अगर लड्डू खाया होगा तो ये टॉयलेट में ही सो गया होगा। चलो तुम अपना काम जल्दी से खत्म करो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इस तरह बुढ़िया के कहने पर उसके दोनों बेटे जल्दी से सारा धन लूट लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही गीता और शिखा उन्हें वहाँ से जाते हुए देखती है तो वो उनके पीछे से उन पर टूट पड़ती है और अपनी पूरी ताकत से उस बुढ़िया और उन दोनों गुंडों से लड़ती है। तभी उनमें से एक गुंडा गीता के ऊपर वार करने वाला होता है कि तभी अजय की नींद खुल जाती है और वो एक बैग फेंक कर मार देता है, जिससे वो गुंडा वहीं पर नीचे गिर जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। इस तरह से जैसे तैसे करके गीता, शिखा और अजय मिलकर उन सभी को पकड़कर बंदी बना लेते हैं। तो बिल्कुल सही कह रही थी गीता, जरूर उस लड्डू में नींद की दवा मिलाई थी, जिसे खाने के बाद मुझे होश ही नहीं था कि मुझे क्या हुआ है। जी अजय जी, आप बहुत देर से सो रहे हैं। मुझे तो इस बुढ़िया पर पहले से ही शक हो गया था। भला ट्रेन में प्रसाद कौन बांटता है। खैर छोड़िए इन बातों को, अभय जी मदद लेने के लिए गए हुए हैं, बस वो आते ही होंगे। कुछ देर बाद अभय कुछ आरपीएफ, पुलिस और टीटी के साथ वहां पर पहुंच जाता है। पुलिस उस बुढ़िया और उसके बेटों को पकड़ लेती है और गीता, शिखा और उनके पतियों से कहती है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बूढ़ी अम्मा ऐसे ही कई ट्रेनों में लूटपाट मचा चुकी है। पूरी पुलिस टीम उसे पकड़ने के लिए लगी हुई थी, लेकिन पकड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि हर बार अपना हुलिया, रंग रूप सब कुछ बदल कर आते हैं और उसके बेटे भी। लेकिन आज आप लोगों की मदद से हमने उन्हें पकड़ लिया। बाकी इस ट्रेन में लूटे हुए सामान हम सारे पैसेंजर्स को लौटा देंगे। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। अरे नहीं नहीं, आपको धन्यवाद अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये तो हमारा फर्ज था। जी वैसे मैं एक बात करना ज़रूर चाहूँगा कि ट्रेन और सफ़र के दौरान किसी अनजान व्यक्ति से कुछ भी खाने को चीज़ें मिले तो उसे ना खाएं, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। आज तो मैंने गलती कर दी, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ये हुई ना बात भैया। चलिए अब हम अपनी सीट पर चलकर बैठते हैं और अपने सफ़र का आनंद लेते हैं। इसके बाद वो पुलिस वाले उन अपराधियों को लेकर अपने साथ चली जाती है और वहीं गीता, शिखा और उनके पति सफ़र का मज़ा लेते हैं और गोवा में पहुंचकर खूब एंजॉय करते हैं और अपने हनीमून को मनाते हैं। वहीं गीता, शिखा और उनके पतियों का न्यूज़ में नाम आता है कि कैसे उन्होंने अपनी बहादुरी से और चतुराई से एक गिरोह को पकड़वाया। इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। देखिए पंडित जी, आपको तो पता ही है कि मैं एक सरकारी दफ्तर में काम करती हूँ और मेरा बेटा अभी एक अच्छी सी नौकरी की तलाश कर रहा है, लेकिन अब थोड़ा जिम्मेदार नहीं है। अभी भी शायद उसमें बचपना बाकी है, इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उसकी शादी करा दूँ। जी हाँ ममता जी, मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। ये देखिए लड़की की फोटो। मैंने लड़की वालों को ये बात पहले ही बता दिया है कि लड़का अभी कुछ नहीं करता, वो अभी किसी कंपनी में इंटरव्यू वगैरह ही देता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए लड़के की नौकरी आज नहीं तो कल लगी जाएगी। जब तक उनकी माँ तो है सरकारी नौकरी वाली, इसलिए हम शादी के लिए तैयार हैं। सच में पंडित जी, आपने तो सच में मेरी बहुत बड़ी परेशानी को दूर कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं ममता जी, ये तो मेरा परम कर्तव्य था। चलिए अब मैं चलता हूँ, बाकी शादी के दिन और तारीख तो मैं आपको बता ही दूंगा। जी जी, क्यों नहीं पंडित जी। ये कहकर पंडित जी ममता के घर से चले जाते हैं। दरअसल ये कहानी है दिल्ली में रहने वाली ममता देवी की, जो कि एक वृद्ध विधवा महिला थी। उनके पति के निधन के बाद उन्होंने अपने बेटे अविनाश को पाल पोस कर बड़ा किया था। ममता जी की सरकारी नौकरी थी, उनकी तनख्वाह से ही पूरे घर का खर्चा चलता था। अविनाश पढ़ा लिखा तो काफी था, लेकिन उसे कोई भी काम करने में दिलचस्पी नहीं थी और इसी वजह से ममता बहुत ज्यादा परेशान थी और उनका मानना था कि अगर उनके बेटे की शादी हो जाएगी तो वो थोड़ा जिम्मेदार हो जाएगा। इसी वजह से वो कुछ महीने में अपने बेटे की शादी कुसुम नाम की लड़की से करवा देते हैं। आओ बहुरानी, आओ बहुरानी, तुम्हारा स्वागत है। जी माँ जी। कुसुम बेटा, आज से तुम्हें ही इस घर की भागदौड़ संभालनी है और मेरे बेटे अविनाश को भी थोड़ा जिम्मेदार बनाना है। ये बात सुनकर अविनाश बीच में बोल पड़ता है, क्या माँ फिर से शुरू हो गए आप? ठीक है बेटा, मैं कुछ नहीं बोल रही। जाओ तुम दोनों जाकर थोड़ा आराम कर लो, शादी में काफी थकावट हो गई होगी। ममता की बात सुनकर अविनाश और कुसुम अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही रात में अविनाश और कुसुम की सुहाग रात होती है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता अपने आप से कहती है, बस भगवान जी, आपने आज तक हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब मेरे बेटे को भी एक सही मार्ग दिखा दीजिए। बस मेरी बहू मेरे बेटे को उसके सही रास्ते पर ले आए, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहती। ममता ये बातें बिस्तर पर लेटे लेटे ही कहते हुए सो जाती है। अगली सुबह, अविनाश बेटा, अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है, अब थोड़ी सी जिम्मेदारी तुम अपने कंधों पर भी उठा लो। आखिर कब तक मैं बुढ़िया इस घर का खर्चा चलाऊंगी। ये क्या माँ, आप क्या सुबह सुबह लेकर बैठ गई? रहने दीजिए, आपके पास बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। आजकल बस यही रह गया है ना। अच्छा वैसे माँ, मैं आपको बता दूं कि आज शाम को मैं और कुसुम बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं, ठीक है? तो आप हमारा खाना मत बनाइएगा और मैं आपके पर्स से 2000 रुपये लेकर जा रहा हूँ, ठीक है? पर बेटा, ठीक है, जाओ तुम। इस तरह हर दूसरे दिन कुसुम और अविनाश बाहर डिनर पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। ये सब जानकर कि अब ममता को सब कुछ पता चल गया था, जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह से अविनाश अपने काम को लेकर जिम्मेदार नहीं था, तो वहीं कुसुम भी एक खर्चीली स्वभाव की लड़की थी। दोनों ही खर्च करने में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे और वो अब दिन रात मौज मस्ती में लगे रहते थे। ममता देवी हमेशा उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर उन दोनों के कान में जू तक नहीं रेंगती थी। वो एक कान से बात को सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। ममता दिन रात कड़ी मेहनत करके सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिस जाती थी और देर शाम लौटती थी। वही महीने के अंत में जो भी उनकी तनख्वाह आती थी, उनसे वो घर चलाती और उनमें से कुछ पैसे बचाने की कोशिश करती। लेकिन अविनाश और कुसुम की आदतों की वजह से ममता जी को पैसे बचाना मुश्किल पड़ जाता था। अविनाश जी, चलिए ना, पिक्चर का टाइम हो रहा है। माँ जी जरा 500 रुपए दीजिए ना। हाँ माँ, एक काम करो, 1000 रुपये दे दो। तुम दोनों कल ही तो होटल खाना खाने गए थे और आज फिर पिक्चर देखने जा रहे हो। अरे ये रोज रोज के फालतू के खर्चे करना बंद करो, थोड़ा जोड़ कर रखो, बुरे वक्त के लिए बचाओ। पैसे काम आते हैं, सेविंग करो अविनाश बेटा। जब से तुम्हारी ग्रेजुएशन हुई है तब से तुमने कोई भी अब तक काम नहीं ढूंढा। तुम जानते हो मेरी नौकरी से ही घर का खर्चा चल रहा है। भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों क्या करोगे? हमारे पास तो छत भी नहीं है, जहाँ नौकरी छूटी ये सरकारी क्वार्टर भी हमें खाली करना पड़ जाएगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? माँ जी, तब की तब देखी जाएगी।
अब जब तक आपकी नौकरी है तब तक तो हमें एंजॉय करने दीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप हम दोनों को नजर लगा देंगी। हम दोनों का बाहर घूमना आपको पसंद नहीं है? माँ, जब हम दोनों कहीं बाहर जा रहे होते हैं तभी तुम टोक कर हमारा मूड खराब कर देती हो। हाँ, अब मैं जा ही नहीं रहा पिक्चर देखने। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे आपके टुकड़ों पर पल रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे भले के लिए ही तो समझाती हूँ। चलो तुम दोनों अपना मूड खराब मत करो। ये लो पूरे 1000 रुपए। जिसके बाद अविनाश उन पैसों को लेकर कुसुम के साथ घूमने चला जाता है। वहीं कुसुम पर ममता देवी के किसी बात का कोई असर नहीं होता। दोनों ही ऐसे ही रोज घूमने फिरने चले जाते हैं और पैसों को उड़ा देते हैं। अब ममता अपने बेटे अविनाश पर नौकरी करने के लिए दबाव डालती है, लेकिन जब भी अविनाश नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता तो कुसुम को भी अपने साथ ले जाता। अब जब कुसुम साथ होती तो अविनाश उल्टा सीधा इंटरव्यू जल्दबाजी में दे देता। उसके बाद वो दोनों फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं। दरअसल इंटरव्यू तो एक बहाना था, वो दोनों बस घूमने का मौका ढूंढते थे। अब इंटरव्यू देने के लिए ममता देवी बेचारी अविनाश को आने जाने के पैसे भी देती थी, पर उसे थोड़ी पता था कि अविनाश इंटरव्यू जल्दबाजी में देता है। उसे तो बस यही पता चलता था कि अविनाश इंटरव्यू में फेल हो गया है, उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। पर असली सच ममता देवी को पता ही नहीं चल पाता था। पर एक दिन ममता देवी अपने काम से लौटते समय बहू और बेटे को पहले से चाट पकौड़े खाते हुए देख लेती है और वो हैरान रह जाती है। आज तो अविनाश का इंटरव्यू था। मैं जब काम पर निकली थी तो अविनाश को इंटरव्यू के लिए जाने के लिए बस का किराया देकर आई थी, पर इस समय तो अविनाश को ऑफिस में होना चाहिए था जहाँ इसका इंटरव्यू है। ये दोनों तो यहाँ चाट पकौड़ी खा रहे हैं। ममता देवी अविनाश और कुसुम के पास जाती है। अरे माँ, तुम और यहाँ? हाँ, जल्दी घर लौट रही थी, पर तुम्हारा तो इंटरव्यू था ना शाम का। माँ, वो मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया। मतलब दरअसल पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया था मैं, तो वहीं कुसुम का मन था कि चाट पकौड़ा खा लेते हैं, तो हम दोनों बस यहीं रुक गए और बस घर जा रही थी तो सोचा कि साथ में चलते हैं। हाँ, थोड़ा पैक भी करवा लेंगे, घर पर जाकर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। ममता देवी अब ये समझ चुकी थी कि ये दोनों बिल्कुल भी समझदार नहीं है। अविनाश के साथ साथ कुसुम भी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। वो भी पैसों को जोड़ना नहीं जानती है और ना ही उन्हें अपने आने वाले भविष्य की कोई चिंता है। अविनाश और कुसुम ये सोचते थे कि उनकी माँ की सरकारी नौकरी है, पैसे तो आते ही रहेंगे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब ममता देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो अब काम पर नहीं जा सकी। उनकी तनख्वाह रुक गई और घर में पैसों की तंगी आ गई। वहीं अब ममता देवी की नौकरी छूट गई और उन्हें अपना सरकारी क्वार्टर छोड़ना पड़ा। अब उन्हें सिर्फ पेंशन ही मिल रही थी, जिससे घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। अचानक कुसुम भी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब सब कुछ एक साथ जब जिम्मेदारियां बढ़ती है तब जाकर अविनाश और कुसुम को समझ आता है, पर अभी कुछ था जो बताना बाकी था। माँ, तुम ठीक कहती थी कि खर्चा कम करें, संभाल कर करें, जोड़ कर रखें, पर मैं और कुसुम ने आपकी बातों को कभी नहीं माना। आज एकदम से सारी परेशानियां सर पर आ गई। इधर कुसुम प्रेग्नेंट है और मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही है। अब सब कैसे होगा माँ? चिंता मत करो, मैंने तेरी नौकरी की बात कर ली है। बस तुम्हें पूरी मेहनत के साथ नौकरी करनी होगी। समय पर जाना है, समय पर आना है। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं रखना बेटा। सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं पूरी मेहनत करूंगा माँ, अब कोई लापरवाही नहीं करूंगा। मैं वचन देता हूँ, मैं खूब मेहनत करूंगा। कुसुम देवी बहुत सालों से सरकारी नौकरी करती आ रही थी। इस वजह से ममता देवी ने बात की और अविनाश को सरकारी नौकरी मिल गई। वहीं अविनाश अब खूब मेहनत से नौकरी करने लगा और अब उसने फालतू खर्चे करने भी बंद कर दिए थे। साथ ही कुसुम भी समझदार बन गई थी और उसने भी पैसे जोड़ना शुरू कर दिए थे ताकि वो अपने आने वाले बच्चों को जरूरत के पैसे निकाल कर दे सके। जब अविनाश नौकरी पर जाने लगा तो ममता देवी ने घर पर रहना और कुसुम की देखभाल करना शुरू कर दिया। ममता देवी को ये खुशी थी कि आज उनके बेटे और बहू जिम्मेदार हो गए हैं। इस तरह से वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।